देखिए इस वेडिंग सीजन अगर आपने ये मशरू सिल्क के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड ये बहुत कस्टमाइजेबल होते हैं। तो अगर किसी कस्टमर को आपको लगता है कि ये बूटा मुझे चाहिए लेकिन कलर कोई और चाहिए तो वो भी हम डेवलप कर पाते हैं। तो ये ब्यूटीफुल पिंक्स, यू हैव वेरी ब्राइट कलर्स। और एक साड़ी को कस्टमाइज करने में आपको कितनी देर लगती है? 5-7 दिन, 1 वीक। ओके, सो 1 वीक। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर चाहते हैं कलर और डिजाइन कोई और, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। 1 हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा, विच इज अ वेरी गुड आइडिया। और इसी के साथ चलिए मंगल लक्ष्मी की ओर चलते हैं। उनको ये शादी वाली साड़ियां बहुत अच्छी लगती है, आई थिंक उनके वेडिंग ट्रूजों में अच्छी लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी टूट गई है। हमें क्या उंगली दिखा रहा है? हमने कुछ नहीं किया है? इतनी सी उम्र में झूठ बोलता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? लगाए मम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ, इन्होंने मुझे उस रूम में बंद किया था क्योंकि मैंने इनकी सारी बातें सुन ली थी कि आपको ये पार्लर में बंद करने वाले। दादी की काली करतूतों का आज पर्दाफाश हो ही गया। मंगल को पता चल गया कि उसे पार्लर में बंद करने वाली कोई और नहीं बल्कि बुआ दादी ही थी। और इसी के साथ अक्षित को कमरे में भी उन्होंने ही बंद किया था। अब दरअसल अक्षित ने ना सब कुछ सुन लिया था कि बुआ दादी उसकी माँ मंगल को पार्लर में बंद करने वाली है। ऐसे में बुआ दादी ने सोचा कि अगर अपनी प्लानिंग कामयाब करनी है तो अक्षित को कमरे में बंद करना ही पड़ेगा। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते मंगल ने अक्षित को कमरे से बाहर निकाल दिया और सच सबके सामने आ गया। हमारा भंडा फूट गया, हमारी हमें पड़ गई, सारी प्लानिंग फेल हो गई। हम नहीं चाहते थे कि 2 बच्चों की माँ हमारे पोते की पत्नी बने, उसी ने मना कर दिया। मतलब क्या ही बताएं हमारे पर क्या गुजर रही है। वैसे मानना पड़ेगा बुआ दादी को, सच सामने आ गया है, लेकिन फिर भी अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाकर कपिल के सामने नाटक कर रही हैं ताकि वो ये साबित कर सके कि उनका कोई भी कसूर नहीं है। बुआ दादी, आपके जो नकली आंसू है ना, इन्हें देखकर कपिल जरूर पिघल सकता है, लेकिन मंगल नहीं। मंगल अब समझ चुकी है कि ये सारी आपकी ही साजिश है। आप तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करती थी और ना ये चाहती थी कि मंगल के बच्चे उसके साथ रहें। तभी तो जब वक्त रहते मंगल शादी पर नहीं पहुंची तो आप चाहती थी कि लिपिका शादी के मंडप में बैठ जाए। अगर आप चाहती थी कि कपिल जीजू और दीदी की शादी हो तो फिर दीदी के टाइम पर ना पहुंचने पर आप जबरदस्ती मुझे क्यों खींचकर मंडप तक लेकर जा रही थी? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं कपिल जीजू से शादी करूंगी? चिंता बुआ की जो एक्टिंग है ना, उसमें सब फंस जाते हैं। मतलब रोना धोना करके देखो मेरे को क्या बोल दिया, मेरे सर पे दोष मढ़ दिए ये तो वो भी हमारे चक्कर में इमोशनली वो ब्लैकमेल हो गया कि मेरी बुआ की मतलब चिंता बुआ की कैसे बेइज्जती कर दी। अब इतने सारे ड्रामे के बीच ना मंगल के सामने एक और सच आ गया है कि कपिल ने अभी तक अपने घर वालों से ये नहीं कहा कि मंगल के बच्चे उसी के साथ रहेंगे शादी के बाद भी। ये बात जब मंगल को पता चली ना तो मंगल के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि कपिल ने उससे वादा किया था कि शादी के बाद अक्षत और ईशाना उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ तो बुआ दादी का कहना है कि बच्चे आदित्य के साथ रहेंगे। बोलिए कपिल जी, क्या सुना आपने? अरे तुम्हारे पहले पति के बच्चे क्यों हम लाएंगे? बच्चे जिस घर के हैं उसी घर में तो रहेंगे। लोग बहू दूसरे घर की लाते हैं, बच्चे नहीं। उसने मंगल को वादा किया था कि वो बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर रहा है, तो लेकिन वो ना माँ को बता पाया ना हमें बता पाया। लास्ट मोमेंट पे वही हुआ कि वो भी गलत साबित हो गया। अब देखिए, हमें तो पहले से ही लग रहा था कि कपिल और मंगल की शादी होने नहीं वाली है। ये सब सिर्फ शादी का ड्रामा चल रहा है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक बात तो हम जानते हैं कि मंगल कपिल से शादी तो नहीं करेंगी, यानी कि अब वो अपने ससुराल वापस लौट कर जाएंगी और यहीं से अब आदित्य और मंगल की एक नई कहानी शुरू होगी। कब बताने वाले थे कपिल जी? और फिर उन्होंने ना कह दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? बच्चों को छोड़ दूंगी? अगर आपको बताने में इतनी हिचकिचाहट हो रही है, अगर इतनी प्रॉब्लम लग रही है आपको, तो हम ये शादी कर ही क्यों रहे हैं? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये यंगस्टर्स के लिए आप कह रहे हैं, पर मुझे लगता है ये कॉकटेल्स के लिए भी बहुत अच्छी है। कॉकटेल या दिवाली पार्टी। मुझे बोलते हैं कि हमें साड़ी पहनना नहीं आता जी, पर हम पहनना चाहते हैं जी, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हम देते हैं। जी हाँ, और फटाफट से आप तैयार हो सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो आजकल शिमरी और सीक्वेंस है ये बहुत इन वोग हैं, स्पेशली दिवाली के टाइम, तो इट मेक्स द ट्रेंड्स। तो जरूर ट्राई कीजिए। और चलिए आपको लिए चलते हैं इसी के साथ मन्नत की ओर। बहुत तकलीफ हुई ना, तेरा ये गुस्सा जायज है विक्रांत। और मन्नत का भी, तेरी मॉम ने श्रुति जी को थप्पड़ मारा था। अपने लाडले पुत्र को ये सब नहीं बताया तुमने? खई के थप्पड़ जोरदार वाला, खुल जाए बंद दिमाग की अकल का ताला। क्यों सही कहा ना हमने। अब भाई अपनी दवाई का स्वाद जब इंसान चखता है ना, तो तभी उसे पता चलता है कि वो दूसरे के साथ कितना गलत और कितना सही कर रहा है। विक्रांत और मन्नत को अलग करने के लिए नीतू ने ना जाने क्या क्या नहीं किया, और आज जब रोनी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा विक्रांत की मां नीतू को, तब उसे समझ में आया कि नीतू ने मन्नत के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। विक्रांत और मन्नत के बीच में लड़ाई हो जाती है और विक्रांत रिश्ता तोड़ देता है मन्नत के साथ में, और वो मुझे लेकर कमरे में आया है क्योंकि उसने सिर्फ ये देखा है कि मन्नत ने मुझे पुश किया, मुझे लगी। उसके पहले क्या हुआ वो नहीं देख पाता है। रोनी जी आते हैं क्योंकि वो पता लगा लेते हैं कि एग्जैक्टली पूरा क्या हुआ था ऐसा कि मन्नत ने मुझे पुश किया। तो वो पता लगा कर आते हैं और वो आकर मुझे चिल्लाते हैं कि तुमने क्या किया, और वो मुझे थप्पड़ मार देते हैं। अब वो क्या है ना कि अक्सर इंसान को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो रोनी ने सोचा कि क्यों ना आज इसी एक्सपेरिमेंट से विक्रांत को भी समझाया जाए कि नीतू ने मन्नत के साथ क्या किया। विक्रांत ने मन्नत के साथ अपना रिश्ता इसीलिए तोड़ लिया था क्योंकि उसे लगा था कि मन्नत ने उसकी मां नीतू को धक्का दिया है, पर उसे तो पूरा सच मालूम ही नहीं था कि इससे पहले नीतू ने मन्नत की मां को थप्पड़ मारा, और उसके बाद जब वो मन्नत को थप्पड़ मारने जा रही थी तो अपने बचाव में आकर मन्नत ने नीतू को धक्का दिया था। फिर वो बताता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि तुम्हारी माँ ने उनको पहले थप्पड़ मारा, फिर वो मन्नत के ऊपर अग्रेसिव हुई, इसलिए मन्नत ने अपना बचाव किया और इन्हें पुश किया। हमने पूरी चीज़ देखी नहीं और तुम हमेशा ऐसा करते हो, आधी बात सुनते हो आधी नहीं सुनते हो। रोनी ने भी आज जब नीतू को जोरदार थप्पड़ मारा ना, तो विक्रांत का गुस्सा अचानक से 7वें आसमान पर चला गया, और उसके बाद उसे समझ में आया कि आखिर उसके पापा ने ऐसा किया क्यों। हमने वो देखा जो मन्नत ने किया, लेकिन उससे पहले नीतू ने जो श्रुति और मन्नत के साथ किया वो इसने नहीं बताया था। अपनी माँ के प्यार में इतना अंधा हो गया कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था। विक्रांत, आपसे तो हम यही कहेंगे कि हमेशा अपनी माँ और मन्नत को समझने में आप भूल कर देते हैं। आप हमेशा अपनी माँ का ही साथ देते हैं और मन्नत को पीछे छोड़ देते हैं। अब उम्मीद तो हम यही करेंगे कि भगवान ना आपको थोड़ी सी बुद्धि दे, ताकि आपको समझ में आए कि मन्नत तो हमेशा से ही आपके साथ थी, आपने ही उसके साथ इतना बुरा किया। मुंबई से कैमरामैन अक्षय खरमाले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। संध्या, ये वाला जो ये साड़ी का डिजाइन और साड़ी का मटेरियल जो है, इट्स ब्यूटीफुल, इट ड्रेप्स लाइक अ ड्रीम जिसे कहते हैं। तो ये मशरू सिल्क है। मशरू सिल्क ये सीजन में बहुत इन हो रहा है, जबकि आती थी इसकी साड़ियां पहले भी, पर ये सीजन में बहुत इन हो रहा है। ये बहुत अच्छे से ड्रेप हो जाता है। मशरू सिल्क थोड़ा सा थिकर होता है, अगर आप देखेंगे कतान से या किसी और सिल्क से
थोड़ा थिक होता है, तो ये पहनने में बहुत अच्छा दिखता है और इसमें शाइन भी बहुत अच्छी है। और जो नॉर्मल सिल्क हम कहते हैं वर्सेस मशरू सिल्क, क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है। मशरू एक्चुअली जो फैब्रिक पहले होता था जी, वो ऊपर से, जैसे दिस इज मशरू, मैं जो पहने हुए मशरू है, इसमें क्या होता है कि जो बैक साइड होता है ये कॉटन का फिनिश देता है। ओके, फील भी कॉटन का देता है स्किन पे, लेकिन सामने इसमें शाइन होता है। तो मशरू सिल्क की जो साड़ी बन रही है वो पीछे भी शाइन ही है इनमें, लेकिन नॉर्मल सिल्क से थोड़ा थिकर होता है, थोड़ा थिक होता है। सो ये विंटर्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ऑप्शन है और बहुत अच्छे से ड्रेप होता है, सिलुएट बहुत अच्छा से दिखाता है बॉडी का। वंडरफुल। सो मशरू सिल्क आप डेफिनेटली इस सीजन एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यू वांट अ साड़ी जो बहुत अच्छे से ड्रेप हो और आपको ठंड भी ना लगे अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन और इसी के साथ उड़ान भर लीजिए क्योंकि हम जा रहे हैं उड़ने की आशा की ओर। देशमुख परिवार बना कोर्ट रूम और यहाँ की जज कोई और नहीं बल्कि रेणुका बनी है। कटघरे में कोई और नहीं बल्कि रेणुका का लाडला बेटा तेजस है और इस केस को लड़ रहा है साइली का सचिन। हालांकि सचिन ने कोई पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं है, मगर आज उसे वकील बनने का मौका जो मिला है, ये ऐसी अदालत है जहां तारीख पर तारीख नहीं बस ऑन द स्पॉट फैसला होगा, क्योंकि सचिन पूरी तैयारी के साथ आया है। अभिनय खजूर का मुकदमा होने वाला है इधर, और मेरे को नहीं मानता है कि कोई भी इस मुकदमे के बीच में आए, समझ लगा, क्योंकि मैटर ना पर्सनली, समझ लगा। चल जरिच खड़े रही, जरिच हिलाना फिर टांग तोड़ देगा। तो बाबा ये कोर्ट है और तू आज मेरा क्लाइंट है, और ये बाबा की भाई को ये कोर्ट की जज चाहिए, और ये सॉरी कोर्ट में गाली नहीं दे सकती, ये मुजरिम है कि ये भगोड़ी महीना जो तेरे 27 लाख लेके भागा था, इसका ये बोलना है कि ईशा नामक एक छोकरी इसके पैसे लेके फरार हो गई विदेश, इधर कनाडा गई थी ना, बरोबर है। तो मैं कोर्ट को ये बात बताना चाहता है कि ये आरोप जो ये खजूर लगाया है उस छोकरी पे, ये झूठी। बात दरअसल ये है कि सचिन की मुलाकात ईशा से हुई थी, जहां उसे पता चला था कि उसने 30 लाख रुपए ऑलरेडी तेजस को लौटा दिए हैं, जिसके बाद ही तो तेजस और रोशनी ने नया शोरूम शुरू किया था। पर यह बात ना तो तेजस और ना ही रोशनी ने बताई थी घर पर कि उन्हें 30 लाख रुपए मिल चुके हैं। इसलिए तो सचिन ने घर का ये केस घर में ही निपटाने का सोचा है। फिर क्या, तेजस की पोल खोलने के लिए सीधे ईशा को ही हाजिर कर दिया सचिन ने। उसके बाद तो तेजस और रोशनी के चेहरे से रोशनी ही गायब हो गई। जज साहिबा, ये मेरी गवाह ईशा मैडम, तेरे लाडले छोकरे की एक्स गर्लफ्रेंड। और ये बैंक स्टेटमेंट है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस के अकाउंट में 30 लाख, पूरे 30 लाख ट्रांसफर हुए हैं। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सचिन की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तेजस कसूरवार है। और देखो सजा के तौर पर उसे रेणुका से क्या मिला, थप्पड़। एकदम सही बाबा, ये ईशा मैडम है ना, ये खजूर और खजूरी को पूरे पैसे सूद समेत लौटा चुकी है। और तेरे को मालूम है क्या, ये जो शोरूम खोल के बैठा है ये जितना उड़ता है ना कि मैं शोरूम खोला है बाबा, मैंने शोरूम खोला है। तेरे को मालूम है शोरूम आखिर में खोला कौन है? शोरूम तू ही खोला है, तेरा एक पैसा लगा है वो शोरूम खोलने में, तेरे को मालूम है? तेरे को कुछ नहीं मालूम है बाबा। बहुत बड़ा विश्वासघात किया है तेजस। नहीं आई थिंक मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मेरी गलती नहीं है, ये सब रोशनी का आइडिया था, इसने बोला था उस पैसे से शोरूम खोल। माँ का लाडला इतना बिगड़ गया है कि ये रेणुका को पता ही नहीं था, मगर सच तो सच होता है, आखिर वो कितने दिन तक छुपता। सचिन की कोशिश के कारण तेजस का सच सबके सामने बाहर आ गया और आज ये सभी को पता चल गया है कि तेजस फ्रॉड है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
संध्या, एक और चीज, एंड स्पेशली क्योंकि जब हम शादियों की बात कर रहे हैं या आने वाले सर्दी के मौसम की बात कर रहे हैं, तो सिल्क एक ऐसा फैब्रिक है जो हर कोई देखता है, लेकिन सिल्क में भी अब इतनी डिफरेंट वैरायटी होती है, तो व्हाट टाइप ऑफ सिल्क्स एक्चुअली होते हैं? सिल्क्स तो बहुत तरह के होते हैं, बस वीव डिफरेंट होता है। जैसे कतान तो एक सिल्क का धागा है कि अच्छा ये इस तरह से बना हुआ है। अभी हमने मशरू देखा था, तो डिफरेंट वीव होता है। जैसे ये कोटा डोरिया है, ये प्योर सिल्क से ही बना है, लेकिन इसका वीव डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें स्क्वायर स्क्वायर से बने होते हैं, ये डिफरेंट वीव होता है। ये मैं पकड़ लेती हूँ। इसके अलावा ये देखिए, ये मशरू जो हमने अभी देखा था जी, इसके अलावा चिनॉन है, ये भी प्योर सिल्क से ही बनता है। तो चिनॉन दोनों तरह से बनता है, पर ये प्योर सिल्क से बना हुआ है। ओके, आप तो डिफरेंट वीव पर आप सिल्क काफी यूज कर सकते हैं, वेडिंग सीजन में, विंटर्स में, एनीथिंग। और आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन सिल्क का कौन सा रहता है? कतान का। कतान का एनी टाइम प्योरेस्ट फॉर्म। तो जरूर, अगर आपको सिल्क, और कई लोगों को ना ऐसी साड़ियां चाहिए होती हैं जो वो हमेशा रखें और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे देते जाए, तो आप ये एक्सप्लोर कीजिए। और क्योंकि त्योहार की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए लिए चलते हैं मंगल की सास कुसुम के पास, यानी उर्वशी जी के पास। नाना सीरियल में नहीं, घर में किस तरह गुजिया बना रही हैं। त्योहार बिना मीठे के तो पूरा हो ही नहीं सकता। नमस्ते, मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय, यानी कि मंगल लक्ष्मी की आपकी कुसुम। वैसे मंगल लक्ष्मी में कुसुम जैसा गुजिया तो कोई नहीं बनाता। ऐसा होली में एक सीन गया था और सब लोग मतलब मेरे गुजिया पे टूट पड़ते हैं और सब लोग बोलते हैं कि वाह, गुजिया हो तो बस कुसुम के हाथ का। लेकिन आज उर्वशी उपाध्याय बनाने जा रही है गुजिया, क्योंकि देखो भाई, त्योहार का पूरा माहौल है और त्योहार मिठाई के बगैर बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। तो अब जल्दी से हम शुरू कर देते हैं गुजिया। काफ़ी तैयारियां तो करके रखी है। आप देख सकते हैं कि गुजिया में बेसिकली जो लगता है अपना, ये कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स तो हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं। ये है खसखस, और ये गार्निश करने के लिए ऊपर से सुंदर मतलब एक लुक आए उसके लिए। और ये है इलायची पाउडर, ये है चारोली, और ये है अपना केसर, और ये भी बादाम और पिस्ता का बारीक बारीक कटी हुई जो कतरी होती है वो है, जो हम ऊपर से भी यूज़ करेंगे। ये है देसी घी, और ये है अपना मावा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम आटा लगाने से, और उसके बाद हम बाकी ये सारी प्रोसेस तो बहुत इजी है, और गुजिया भरना वो तो फटाफट हंसते खेलते हो जाएगा। तो फाइनली हमारा डो तैयार हो गया है। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, घी डाला, और धीरे धीरे करके पानी लेके अच्छा सा डो बनाया। आटा लगाना ही सबसे मुझे लगता है कमाल है, क्योंकि आटा इस तरह से लगाना है कि वो जो उसका कवर है वो बिल्कुल क्रिस्पी बने, टेस्ट लगे खाने में, क्योंकि वही तो सबसे पहले होता है क्रंची, और अंदर तो सॉफ्ट ही होता है मावा। तो वो एक कमाल का कॉम्बिनेशन है गुजिया, सॉफ्ट एंड क्रंची स्वीट का। सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से रोस्ट करेंगे, फिर उसको अच्छे से बारीक कट करेंगे, और फाइनल जो हमारा अंदर का स्टफिंग है वो रेडी करेंगे, और फिर फाइनल थर्ड स्टेज पे जाएंगे, जहाँ पे रोटी बेल के हम गुजिया का पूरा प्रॉपर शेप देके और फाइनली उसको तलेंगे।
जब इसका कवर बनाएंगे तो ये देखो ऐसा, ये बहुत सारे इसके मल्टी लेयर है और वो इतना क्रिस्पी और खाने में इतना क्रंची और टेस्टी लगता है। थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा पड़ती है, वैसे भी करना ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कमाल का बनता है और तलने के टाइम पे इसको खास ध्यान रखना पड़ता है। हमारे काफ़ी सारे गुजिया रेडी हो गए हैं। हमने अलग अलग शेप्स किए हैं, छोटे छोटे शेप्स भी किए हैं, क्योंकि देखिए ये वाले शेप है ना बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये वाले ट्रायंगल वाले, ताकि कभी कभी हम क्या पूरा गुजिया नहीं खा सकते और कोई हेल्थ कॉन्शियस होता है, कभी बच्चे भी पूरा नहीं खा सकते बड़ा वाला, तो उनके लिए छोटा छोटा बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। एक खाओ और एक ही में बात ख़त्म हो जाए। और ये है हमारी प्यारी सी चंद्रकला जिसकी मैं बात कर रही थी। तो यही है वो चंद्रकला जिसे हम चंद्रकला के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अंदर का सेम ही थिंग है जो हम मावा वाली गुजिया में यूज़ करते हैं। तो फाइनली हमारे सामने मेहनत का फल ये रहा। मतलब फाइनली गुजिया बन गया है। एक आध फट गया था, लेकिन भाई एक आध तो फटना बनता है क्योंकि इंग्रेडिएंट भी इतने खास थे और तरीका भी थोड़ा डिफरेंट था, बट स्वाद आई एम श्योर कमाल का है। जिस तरह से उसका मावा बना था, जिस तरह से उसकी फ्रेगरेंस आ रही थी और जिस तरह से मतलब तलने के टाइम पे क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे थे, तो स्वाद कमाल का है। गुजिया से रिलेटेड मेरी बचपन की बहुत मज़ेदार यादें हैं। और जैसे मैं 4 भाइयों की एक लाडली बहन थी, तो मेरे पापा को हमेशा ऐसा होता था कि भाई मैं किचन में ना जाऊं, कहीं मेरा हाथ जल गया तो या कुछ ऐसा हो गया तो मुझे अक्सर किचन में जाने से अवॉइड किया जाता था। मेरी मम्मी भी मतलब कुछ नहीं, थाली परोसी हुई हमेशा तैयार मिलती थी, लेकिन मुझे बड़ा ये ऐसी मतलब जिसमें कोई कला करनी होती, क्योंकि उसमें हाथ से सारा शेप बनाना और बारीकी से ध्यान रख के उसका हर एक डिफरेंट शेप बनाना, ये सब मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, बड़ा मज़ा आता था। डेफिनेटली दिवाली का मौका है तो सबसे पहले उर्वशी उपाध्याय की ओर से ABP के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिवाली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मनाइए, दिल से मनाइए। तो ये मेरा प्यारा गुजिया मेरे सारे फैंस के लिए। हैप्पी दिवाली। ABP न्यूज आपको रखे आगे। दिवाली पार्टीज में यू कैन कैरी इट। कुछ लोगों को लगता है कि ब्लैक हम दिवाली पे पूजा में नहीं पहन सकते हैं, तो हमारे पास और भी कलर ऑप्शंस होते हैं। इसका फैब्रिक कॉटन सिल्क है जो बहुत स्किन फ्रेंडली होता है। आप हर सीजन में, हर वेदर में उसको पहन सकते हैं जी। अब अगर शादियों के लिए भी, शादी की पार्टी के लिए भी आप ये बहुत आराम से पहन सकते हैं। एंड बिलीव मी इट्स वेरी लाइट, इट्स इजी टू ड्रेप। एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कपड़ा अगर फूलता है, ये फूल नहीं रहा। ये फूलेगा नहीं। एक चीज होती है कि अगर प्योर फैब्रिक है वो कभी नहीं फूलेगा। जितना उसमें पॉलिस्टर मिक्स होगा उतना वो ज्यादा फूलता जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसका ध्यान रखिए। और चलिए अब आपको, बल्कि मुझे भी लगता है एक बिंदी की जरूरत है और ये लुक पूरा है, तो चलिए बिंदी की ओर चलते हैं।
टीवी सीरियल में जब भी कोई कहानी शुरू होती है ना, तो कहानी में हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री बहुत मायने रखती है। पर यहाँ तो अविराज और काजल के बीच हमें कोई केमिस्ट्री ही नजर नहीं आ रही। अब माना कि दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ शो में प्यार का तड़का भी तो लगना चाहिए ना। इनके बीच तो दूर दूर तक प्यार कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बात करें अगर सीरियल की कहानी की ना, तो एक राज की बात है जो काजल को पता है और उससे ना यही सच जानना चाहता है अविराज। इसीलिए तो वो काजल से मिलने के लिए आया है जेल में। अविराज जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सा सच है जो काजल उससे छुपा रही है। वैसे हम आपको बता दें कि राज की बात यह है कि बिंदी ना अविराज की बेटी है। ये सच जेलर कंचन को भी पता था, लेकिन अब तो उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे में ये बात वो अविराज को नहीं बता सकती है। तो अविराज को नहीं बताएगा कि बिंदी उसकी बेटी है, क्योंकि काजल ने बताया नहीं अविराज को कि बिंदी उसकी बेटी है, और वो अपने भाई से कहती है कि बताना मत। वो राज से लेना देना, जब तक वो अपना राज नहीं निकालती बात। हाँ, ये हो सकता है कि बिंदी पर जो थ्रेट है अगर मैं रखूं थोड़ा सा, तो काजल अपना मुंह नहीं खोलेगी कि मेरी पत्नी का खून मैंने, कैसे कुछ होगा ना। इस वक्त जेल में काजल से मिलने के लिए आया है उसका भाई और उसकी बेटी बिंदी। तो वहीं अविराज और दयानंद भी यहाँ मौजूद हैं। अभी ना ये सभी एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं, और अगर ये एक दूसरे के सामने आए तो राज की बात खुल सकती है। आज ही के दिन काजल से मिलने आया है उसका भाई और उसकी बेटी, और साथ ही साथ दयानंद और अविराज भी आए हैं। तो इन लोगों के इस दो ग्रुप्स के बीच में हिट एंड मिस चल रहा है कि कहीं वो एक दूसरे को देख ना लें। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है ना, हमें लगता है कि ये राज ना बहुत दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। अविराज को सच पता चल ही जाएगा कि बिंदी उसकी बेटी है। वैसे अभी तो एक और भी बड़ा सच अविराज के सामने आना बाकी है। दयानंद ने काजल के साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में तो अविराज को पता ही नहीं है, और जब अविराज को ये सच पता चलेगा ना, तो उसे अपने किए पर बहुत अफसोस होगा। वैसे हम यही कहेंगे कि वो अविराज और काजल के बीच कुछ ऐसे सीन्स जरूर लिखें जिनसे दर्शकों को इनकी केमिस्ट्री देखने को मिले। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। संध्या, अगर मैं ढूंढ रही हूँ कोई बहुत ही फेस्टिव साड़ी फॉर दिवाली और मौसम को ध्यान में रखते हुए, तो इस बार हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमारे पास फॉर पर्टिकुलरली दिस ओकेजन ओनली, दिवाली के लिए हमने लिनन को फेस्टिव में कन्वर्ट किया है। वी हैव मेनी कलर्स, दी साड़ीज आर मेड आउट ऑफ लिनन, finished with gota patti and all. This is tissue linen, which is again very skin friendly for this summer or this season. These are tissue linens. These very lightweight coated orias and tissue. So basically आप कह रही हैं कि इस सीजन हमें, क्योंकि अभी गर्मी है, तो हम लाइट फैब्रिक चूज करें। जी बिल्कुल, लिनन एंड टिश्यू लिनन आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस दिवाली। तो ठीक है, अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो लिनन और टिश्यू लिनन में किस तरह खूबसूरत ऑप्शंस हैं, हम खोल खोल के आपको दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल सरू में क्या हो रहा है ये देखिए। ये लगा था भाई आपको, आप पगड़ी पहन लोगे, पीछे लगा लोगे, पता नहीं पाएगा। इश्क जब कमाल का होता है, तब महबूब अपने जमाल को भले ही 70 पर्दे में क्यों ना छुपा ले। प्यार की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो दुनिया से भले ही छुप जाए, मगर उसकी नजरों से छुप पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
सरू ने अपना हुलिया बदला हुआ है वेद के हल्दी के मौके पर, मगर इस ढोल वाले को कोई पहचाने ना पहचाने, मगर वेद ने तो अपनी सरू को पहचान ही लिया। सरू के सच को बाहर लाने के लिए देखो वेद को कितनी मेहनत करनी पड़ी और आखिर बाद में उसे कामयाबी मिल ही गई। ये लगा था भाई आपको, आप पगड़ी पहन लोगे, थोड़ी सी मूछें लगा लोगे, हमारे वेद सर को पता नहीं पाएगी तुम। सरू और वेद जहाँ हो वहाँ अनिका ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर अनिका के पास जलने के अलावा तो कुछ और है ही नहीं। हल्दी में जो है अभी सरू की हल्दी हो गई है, अब मैं वेद के घर आई हूँ वेद की हल्दी के लिए, और मैं बेसिकली इस मोटिव से आई हूँ कि मुझे जो है वो दवाई का डोज देना है सो दैट वो सरू को भूल जाए। तो उस दवाई के डोज के मोटिव से मैं यहाँ आई हूँ और अब हमें देखना है कि मैं हल्दी वाले दिन उसे दवाई दे पाती हूँ या नहीं दे पाती हूँ। अगर दे दिया तो फिर वो फिर से ब्लैंक हो जाएगा, अगर नहीं दिया तो फिर ऑफ कोर्स सरू को याद रखेगा। बात दरअसल ये है कि सरू को मना किया गया था कि शादी तक वो वेद से मिलने घर नहीं आए, मगर सरू यहाँ तो एक मिशन पर आई हुई है। सरू को पता चल गया है कि वेद को अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी है, क्योंकि उसमें ये लक्षण नजर आ रहे हैं। इसलिए वो यहाँ आई ताकि वो तारा को भी बता सके कि वेद की क्या हालत है। वैसे ये सारा खेल अनिका का ही है, क्योंकि अनिका ही वेद को मेडिसिन दे रही है ताकि वेद को सरू याद ही ना रहे। वो डिस्गाइज लुक करके इसीलिए आई है क्योंकि उसे वेद से मिलना है और उसे प्रोटेक्ट करना है वेद को कि मैं उसे दवाई ना उसे नहीं पता कि मैं उसे दवाई खिला रही हूँ, बट बिकॉज वो चीज़ें भूल रहा है तो उसे सरू को मेक श्योर करना है कि वो वेद को कहीं भी अकेला ना छोड़े, या वो तारा जी को भी सच्चाई बता देती है कि ऐसे तारा पूछती है सरू को कि तुम आखिर क्यों आई और किस लिए। तो जब वो आंसू गिराती है तो तारा को पहली बार नरमी से पेश आती है तारा सरू की तरफ और पूछती है क्या हुआ। देयर शी कम्स टू नो कि वेद को अल्जाइमर के सिम्टम्स है। दिस इज अ बिग शॉक फॉर तारा। सरू तो अभी वेद का ख्याल रख रही है, मगर उसे पता चल ही जाएगा कि ये सारा खेल किसी और का नहीं बल्कि अनिका का ही है। तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब अनिका को एक बार फिर मुंह के बल गिरना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा संध्या, एक अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, स्पेशली दोस्त जो हाइट में थोड़े छोटे होते हैं, कि वो चौड़ा बॉर्डर नहीं पहनते। तो छोटे हाइट में जब लोग कोई साड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं उनको क्या देखना चाहिए? चौड़ा बॉर्डर तो ऑफ कोर्स ना लें, बिकॉज वो परसेप्शन होता है कि हाइट थोड़ी चौड़े बॉर्डर से कम लगती है जी। उनको स्ट्राइप्स लें, वर्टिकल स्ट्राइप्स लें, और बॉर्डर लेना है तो थिन बॉर्डर लें जी। वो हमेशा उनको उनकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा एनहांस करेगा, थोड़ा सा परसेप्शन दिखाएगा कि वो थोड़ा सा हाइट में ज्यादा है जी। प्लस इसके अलावा जो बूटेज होते हैं, जैसे ये बूटा है, भरी हुई साड़ी है जी, फिर भी इसमें स्पेस है, तो छोटे छोटे बूटे की साड़ी लेंगे वो बेटर रहता है हमेशा। ओके। एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्राई करें जितना प्योर फैब्रिक ले सकते हैं उतना प्योर फैब्रिक लें, आर्टिफिशियल ना लें। वो एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा होता ही है, बट हमारे खुद के लिए, हमारी बॉडी के लिए लॉन्ग लास्टिंग होता है और अच्छा होता है। सो बिल्कुल साड़ी ऐसी लीजिए कि जो आपको पहनने में आनंद आए और आगे जाके आपकी अगली पीढ़ी को भी आप जब साड़ी दें तो उनको भी आनंद आए। इसी के साथ लक्ष्मी के सफर की ओर चलते हैं, कुछ और टिप्स इस स्टोरी के बाद। सिंप्लिसिटी कहें या सादगी, लक्ष्मी की यही अदा तो सभी को दीवाना बना देती है। अब देखो, करण के घर में दिवाली की पार्टी है, ऐसे में लक्ष्मी की भी घर में एंट्री होती है। हालांकि लक्ष्मी का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि आते ही वो घर की किसी लड़की से टकरा जाती है। जिसके बाद वहां थोड़ी सी झड़प होती है, मगर दादी जी आकर सारा मामला संभाल लेती है।
वो क्या है कि दादी जी के कहने पर लक्ष्मी ने उनके लिए मेडिसिन लेकर आई है। हालांकि ये बात दादी जी के अलावा कोई नहीं जानता, ना ही करण और ना ही घर का कोई व्यक्ति। लक्ष्मी की एंट्री होती है और लक्ष्मी मेरे कहने पे मेरे लिए दवाई लेके आती है। मैं चाहूँगी कि करण के साथ अगर लक्ष्मी मेरे इसी बहाने मेरे घर आ जाए, मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो करण और लक्ष्मी का मैं मेल चाहूंगी। करण भी लक्ष्मी को देखकर खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि बिन बुलाए भला लक्ष्मी उनके घर कैसे आ गई। फिर क्या दादी जी डिजिटल इनवाइट तुरंत लक्ष्मी को भेज देती है। वैसे करण की माँ भी लक्ष्मी को पसंद नहीं करती। खैर यहीं से तो लक्ष्मी और कार्तिक का रिश्ता जुड़ने वाला है, क्योंकि आगे की कहानी में कार्तिक करण की ही कंपनी से किसी तरह से जुड़ जाएगा और फिर यहीं से मुलाकात होगी लक्ष्मी और कार्तिक की। आई थिंक जहाँ तक की स्टोरी मुझे आइडिया, आई थिंक समहाउ आई विल बी लाइक, अच्छा उसकी टैलेंट एजेंसी है, उसके थ्रू आई विल बी परफॉर्मिंग समवेयर। मैं बस गेसिंग ही कर रहा हूँ। आई थिंक वैसा कुछ कनेक्शन होगा, कुछ शोज करूँगा उसकी टैलेंट एजेंसी के थ्रू। आई थिंक जो बेसिक आइडिया मुझे लग रहा है। अभी तो हिट एंड मिस वाला सिलसिला ही शुरू रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी मेकर्स तो कार्तिक और लक्ष्मी को मिलाएंगे नहीं, क्योंकि इसी बीच लव ट्रायंगल वाला भी ट्रैक शुरू होगा। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। लेकिन इसमें आपने बैकिंग नहीं दी, जो इसमें नहीं करी है। इसमें हमने सेम कलर की करी है। इसमें कंट्रास्ट नहीं दिया है, क्योंकि इसका कलर अपने आप में बहुत चटक है। ज्यादा है। ये आप फेस्टिव में पहन सकते हैं, शादी के हल्के फंक्शन में, संगीत में, उसमें भी आप पहन सकते हैं। यानी कि आप त्योहार के लिए तो शॉपिंग कीजिए, लेकिन ऐसी चीज लीजिए जो आगे शादी के सीजन में भी आपको लाभ दे। इसी के साथ चलिए चलते हैं जाने अनजाने में क्या हो रहा है ये जानने। पैसे मेरे तो मुझसे बिना पूछे इसको कैसे दे सकते? ये पैसों का चक्कर नहीं, बल्कि अब घमंड और गुरूर का चक्कर बन गया है। अरे अरे, हम बात कर रहे हैं राघव और रोहित के बीच हुई इस बड़ी लड़ाई की। अब देखिए, जब रीत इस घर में आई थी ना, तो उसके आने की वजह ये थी कि उसे राघव से बदला लेना था। लेकिन अब लगता है कि रीत अपने रास्ते से भटक रही है और ये बात रोहित को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसीलिए जब आज रीत राघव को पैसे दे रही थी, तो रोहित ने तो साफ साफ मना कर दिया रीत को कि वो अपने पैसे राघव को बिल्कुल भी नहीं देगा। राघव को पैसों की ज़रूरत है, उसने किसी से पैसे लिए हुए थे और जिसकी वजह से वो गुंडे राघव के पीछे पड़े हुए हैं। तो राघव को पैसे चाहिए थे और रीत वो पैसे जो है वो राघव को दे रही थी, लेकिन वो सारे पैसे रोहित के हैं। तो रोहित ये कहता है रीत को आकर कि मुझसे बिना पूछे तुम सारे पैसे मेरे सबसे बड़े दुश्मन को नहीं दे सकती हो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए और तुम्हें याद रखना चाहिए कि इसने क्या कुछ किया है तुम्हारे साथ। बात करें अगर हम राघव की, तो राघव के लिए उसका घमंड और गुरूर सबसे पहले है। भले ही इस वक्त उसके पास पैसे कम हो, लेकिन घमंड और गुरूर सबसे ज्यादा है। राघव सूर्यवंशी अब इतना मजबूर नहीं हुआ कि तुम जैसा सिखेगा मुझे। रीत का मानना है कि वो राघव से बदला तो लेना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना नीचे गिर जाए कि राघव को अगर पैसों की जरूरत हो तो वो उसे पैसे भी ना दे। रीत, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका दिल अब राघव के लिए पिघल रहा है, क्योंकि रोहित को तो ऐसा ही लग रहा है। वो राघव के भी क्लोज होती जा रही है, तो जो देख करके रोहित को बुरा लग रहा है, उसको कहीं ना कहीं बिट्रेयल फील हो रही है कि मतलब मेरी हेल्प लेकर के बाहर आई है, वापस से फिर इसी के साथ होना था तो फिर मेरी क्यों हेल्प ली। हाल ही में बुआ जी ने आपको मारने की कोशिश की, लेकिन आपने घर वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा और ये बात रोहित को अब साफ साफ समझ में आने लगी है।
इस सीरियल की कहानी में एक बार फिर से लव ट्रायंगल वाला ट्विस्ट आ गया है। रीत के लिए फिर से रोहित और राघव एक दूसरे के आमने सामने हैं। बेसिकली रोहित और राघव के बीच में एक बहुत ऐसे टशन और टफ रहता है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो रीत की वजह से भी है। तो अब वो जब पैसे रोहित के हैं तो राघव की ईगो थोड़ी हो जाती है कि मतलब मुझे नहीं चाहिए पैसे, अगर तुम्हारे हैं तो उड़ा के चला जाता है। वैसे रोहित, हम आपसे ना यहाँ एक बात कहना चाहेंगे कि पति और पत्नी के झगड़े के बीच किसी तीसरे को आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि पति और पत्नी अपना झगड़ा तो सुलझा लेते हैं, लेकिन तीसरा आदमी बुरा बन जाता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।